नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र को लेकर, और महाराष्ट्र पर ही आज विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में जिस तरीके का विधानसभा का रिजल्ट रहा है और जिस तरीके की महायुति की सरकार फिर एक बार बनने जा रही है, पर इस हार जो महागठबंधन की हार हुई है, इसे अभी तक महागठबंधन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और संजय राउत ने अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई के ऊपर सवाल उठा दिया है और कह दिया है कि उनकी वजह से जो है वो इस बार महागठबंधन चुनाव हारा है और महायुति जो है वो चुनाव जीती है। सर, एक तरफ विपक्ष जो अभी तक ये कह रहा था कि महाराष्ट्र में हम सरकार बनाएंगे, पर आज सुप्रीम कोर्ट के यानी कि जो देश के सीजेआई हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं संजय राउत। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सीधा दिखाई दे रहा है कि जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी थी या संजय राउत महोदय जिनके स्पोक्स पर्सन हैं, इनका अंत हो गया है। ये सिरफिरे की तरह बात करते हैं। पिछले 3-4 साल की आप घटनाक्रम को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये लगातार ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहे हैं। कानून को इन्होंने अपने जेब में रखा है और अनाप शनाप, इनके एक मंत्री भी थे पहले, उन्होंने भी अनाप शनाप बातें की। और एक तरफ तो ये बोलते रहे कि हम लोकतंत्र की रक्षा करनी है, दूसरी तरफ एक चैनल ने जब इनके जो बॉस है, सुप्रीम बॉस, उनका नाम ले लिया तो उन चैनल के जो पत्रकार थे उनके खिलाफ मुकदमे डाल दिए। उसके बाद बिजनेसमैन के घर पे बम लगाकर वसूली का चलाया चक्कर। तो ये सारी बातें दिख रही हैं और ये अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि संजय राउत अब राज्यसभा के लायक भी एलिजिबल नहीं रही हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो उनके पार्टी के 2 सांसद थे अब वो भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पार्टी को इतना वोट ही नहीं मिला है कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में राज्यसभा किसी को इलेक्ट करके अपनी पार्टी से भेज पाए। तो ये दुखद है और यही दर्द है, यही छलक रहा है। और ये जिस तरह से बोल रहे हैं चीफ जस्टिस महोदय पे, जो एक्स चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ऐसी सिर पैर की बातें कर रहे हैं। जनता ने इनको अच्छी तरह से, इनकी पोल पट्टी खुल गई है, इनको नकार दिया है और इनको ऐसा लगता था कि एक बार वोट लेकर वोट किसी और नाम पर लीजिए, वोट किसी और चीज़ के लिए लीजिए, उसके बाद पलट जाइए, बदल जाइए। और जो शिवसेना का जो हाल इन्होंने किया है, जो कि अब शिवसेना इनके पास बची नहीं है, देखा जाए तो शिवसेना कानूनी रूप से एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर कहीं ना कहीं इनका भेजा इस स्टेज पर पहुंच गया है कि अनाप शनाप ही बोलेंगे, ऐसी बातें ही बोलेंगे। ऐसे रीजनल पार्टीज़ का पहले भी ऐसा ही हुआ है। आप चाहे बिहार में देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो भी ऐसे नेता रहे हैं जो छत्रप बन के रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं, उनकी राजनीति हमेशा घटिया राजनीति रही है। तो ये जस्टिफाइड है। मुझे लगता है कि संजय राउत एक एक्सेप्शन नहीं है, वो वही हैं और उनकी पोल पट्टी अब खुल गई है। सर, ईवीएम के ऊपर तक सवाल उठाना तो ठीक था, तो लगातार अभी तक जब चुनाव होते आए हैं तो विपक्ष जो है वो कभी कहता था कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया है मशीनरी का, कभी कहा गया कि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है, पर आज सुप्रीम कोर्ट तक पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो क्या बौखलाहट है? ये बौखलाहट ही है, फ्रस्ट्रेशन है और बौखलाहट है, और कहीं ना कहीं उस बौखलाहट में आपको निराशा दिखाई देगी। ये बिल्कुल होपलेस हो गए हैं। जब इंसान होपलेस हो जाता है, जब भी जो ये हालात हो गए हैं, जब जनता ने इनको इतनी बुरी तरह से नकार दिया है, इनकी सारी स्ट्रेटजीज, सब पोल पट्टी इनकी खुल गई है, तो ऐसी हालत में ये बौखलाहट ही है। और इस बौखलाहट को हम देख सकते हैं इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, या जो राजनीति ये पहले करते थे कि इनके घर पे मीडिया के लोगों बुला लिए, उनको बाइट दे दिया, उसके बाद ये कहीं क्षेत्र में नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो ये दिखाई देगा कि ये क्या हुआ है और सबको पता लगेगा कि जन नेता क्या होता है। जो लोग चुने गए हैं उनकी तुलना आप अगर करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे जाएगा
किस तरह से जनता से वोट लेकर जनता को किस तरह से उल्लू बनाया जाता है, किस तरह से जनता को ठगा जाता है, वो इन्होंने दिखा दिया है। और अब मुझे लगता है कि इनके दिन अब गिने चुने हैं। उसके थोड़े दिन बाद ये जो इनके काले कारनामे हैं वो सब महाराष्ट्र की नई सरकार देखेगी, समझेगी, निकालेगी। और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लूटपाट करने में, चोरी चकारी करने में, एक्सटॉर्शन करने में, वो सबके खिलाफ एक्शन होगा और होना भी चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप एक बार किसी को वोट दे दें और वो वोट लेकर वो फिर आपके खिलाफ कुछ भी करता रहेगा, आप हेल्पलेस हो जाते हैं। तो ये एक सबक सीखना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए इनको सबक मिलना चाहिए। और ये लगना चाहिए कि अगर आपने जनता के साथ धोखा किया, अगर आपने कहीं से भी जनता से वोट किसी और काम के लिए लिया और जनता बाद में पलट गए आप, तो जनता भी आपको इसी तरह से सबक सिखा देगी। आपको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी, आप पब्लिक लाइफ से ही कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा दिल्ली में भी पहले हुआ है कांग्रेस के साथ और अब वहाँ हो रहा है, तो ये सबको दिखाई दे रहा है। सर, इसी के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेजॉरिटी के यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कुछ ही सीटें जो हैं वो अब नीचे रह चुकी हैं, क्योंकि निर्दलीय के साथ साथ जो छोटी पार्टियां हैं वो भी लगातार बीजेपी का दामन थाम रही हैं, बीजेपी को समर्थन कर रही हैं। तो वही दूसरी तरफ अजीत पवार की भी एनसीपी है और एकनाथ शिंदे की भी शिवसेना है। तो जिस तरीके की आज जो तस्वीर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी जो है वो फिर एक बार बनकर उभरी है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनना चाहिए सर? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो मुख्यमंत्री पहले बीजेपी की ओर से रहे हैं वही बनने चाहिए। और सीधी सीधी बात है कि उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया है और उसी का डिविडेंड है जो आज हर पॉलिटिकल पार्टी काट रही है। जो बीजेपी के सामने आया, रिज़ल्ट आया, उन्होंने जो प्री पोल अलायंस में जो भी किए हैं, तो देवेंद्र फडणवीस का मैं नाम लूँगा और ऐसा तय है उनको बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनको बनना ही चाहिए। उनके पहले का भी जो उन्होंने जो बहुत सारे जो प्रोग्राम शुरू किए थे उसके रिज़ल्ट आए हैं। और जनता इतना मंत्रमुग्ध किसी पार्टी से ऐसे ही नहीं हो जाती है, आपके खोखले नारों से नहीं होती है। उन्होंने जो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए थे, बहुत सारे एक्सटेंशन की स्कीम्स चलाई थी, वो गांव-गांव में गई है, किसानों तक गई है, तभी जाकर इतनी बड़ी मेजॉरिटी बीजेपी को मिली है। और मुझे लगता है कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि पार्टी का ये निर्णय होना चाहिए, पार्टी निर्णय लेगी, तय करेगी, लेकिन एज ए कॉमन सिटीजन जो महाराष्ट्र से बाहर रह रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि वो एक बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है और उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसे कौन सी स्थितियां रही सर इस बार जो है बीजेपी ने जो है वो 2014-2019 का भी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और खुद मेजॉरिटी पर जो है वो 132 सीटें जो हैं वो खुद अकेली बीजेपी लेकर आई है। निर्दलीय और बीजेपी और तमाम जो छोटी पार्टियों के विधायक हैं वो तो पार्टी का दामन थाम ही रहे हैं, पर यहाँ पर मेन फैक्टर जो है वो क्या रहा? क्या वो बटोगे तो कटोगे का नारा रहा, या फिर जिस तरीके से मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था कि एक है तो सेफ है, इसका इम्पैक्ट इस बार महाराष्ट्र में दिखाई दिया? मुझे लगता है इन सब का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। इसके साथ साथ जो इतनी प्रचंड बहुमत मिला है वो दिखाई दे रहा है कि जनता अंदर से दूसरी पार्टियों से बहुत बुरी तरह नाराज़ थी कि आपने हमें ठगा है, आपने हमें चीट किया है, हमारा वोट लेकर आप पलट गए, तो हम इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देंगे। और वही हुआ भी है। ये इस सब का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। उनका काम भी है, काम से हुआ ऐसा है कि जो किसान जनता है, जो गांव में रूरल एरियाज़ की जनता है, वो काम से जो गवर्नमेंट का उसको डायरेक्ट बेनिफिट दिखाई दिया वो हुआ। प्लस जो मार्जिनल वोटर है, जो वोटर कभी सोचता होगा कि अभी देखते हैं इलेक्शन के समय किसको वोट देंगे, तो उस वोटर ने सबक सिखाने के लिए दूसरी पार्टियों का, जो दूसरी पार्टी का भी वोटर है, उसने भी इनको वोट दिया है आकर कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया था उस पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, जनता के साथ धोखा किया, तो अब मैं उसको वोट नहीं दूंगा। तो ये बहुत बड़ा एक मार्जिन है, 6% का मार्जिन ऐसे विधानसभा के चुनाव में
एक बहुत ही शानदार बात है, शानदार विषय है और मैं इसके लिए मानता हूं कि ये सारे क्यूमुलेटिव फैक्टर प्लस जो नेगेटिव वोटिंग दूसरे पार्टीज के अगेंस्ट थी वो हुई है, तभी जाकर ये मार्जिन आ पाया है। जिस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और रिजल्ट में आई है सर, क्या लगता है कि अभी तक जो महाराष्ट्र के चाणक्य राजनीति के कहे जा रहे थे शरद पवार या उद्धव ठाकरे, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का बेटा बता रहे थे और कह रहे थे कि इन तमाम चीजों को अगर हम एक साथ जनता के सामने प्रेजेंट करेंगे तो शायद इसका फायदा जो है वो महाविकास अघाड़ी को मिलेगा, पर जिस तरीके का वोट प्रतिशत रहा है और डाउनफॉल रहा है उद्धव ठाकरे का, तो क्या उद्धव ठाकरे या शरद पवार की राजनीति का अंत हो रहा है महाराष्ट्र में? मुझे तो लग रहा है कि अंत हो चुका है। उद्धव ठाकरे की आज आप नाम ले रहे हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले के जो इनके नवाब मलिक नाम के एक मंत्री इन्होंने बनाया था, और उन मंत्री साहब की क्रियाकलाप और जो भी मंत्री कहते थे या जो भी करते थे उस समय क्या क्या हुआ था और कैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस से उन्होंने पैसा उगाही के लिए यूज़ किया था, तो ये सारी चीज़ें क्या जनता को दिखाई नहीं देती? आज के ज़माने में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, मीडिया इतना स्ट्रांग है, एक एक चीज़ दिखाई देती है और जनता जब प्रताड़ित होती है तो जनता ऐसे ही सबक सिखाती है। तो मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ कि शरद पवार जी का और जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट बनते थे, जिनको कि विरासत में मिली है, उस विरासत का उन्होंने मटियामेट कर दिया, तो उन दोनों की राजनीति का कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अंत हो गया है। और जो बीजेपी है और शिवसेना है, जो असली शिवसेना है, वो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुकी है और जनता ने उनको सिर माथे पर बिठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, जैसा कि उमेश सर ने बताया है कि उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार, आज उनको जनता महाराष्ट्र की भली भांति जान चुकी है और ये जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट रहा है, ये उसी बात का सबूत जो है वो महाराष्ट्र की जनता के द्वारा दे दिया गया है। जैसा कि हमने सर से पूछा कि जिस तरीके के आंकड़े तीनों पार्टियों के महायुति में रहे हैं और उसके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सर का जवाब आप जान चुके हैं और आपके हिसाब से कौन महाराष्ट्र के लिए सूटेबल मुख्यमंत्री है, आप उनका नाम भी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।